स्टार्ट। गुड इवनिंग सभी को। फिजिक्स में तुम लोग को पढ़ाया गया था प्रकाश का प्रवर्तन जरूर है, तुम लोग को वीडियो देखा होगा, उससे कुछ सीखा होगा तुम लोग किस प्रकार से परावर्तन अपवर्तन का कोण बनता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, अप्रभासी आभासी प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। ये सारा चीज को जानने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चित्र 1.5 में O एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण M डैश के सामने रखा गया है। बंद कर दो। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चित्र 1.5 जो तुम्हारा पेज नंबर 5 में दिया हुआ है, O एक बिंदु है। O क्या है? एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण M डैश, परंतु चित्र में केवल 2 किरणों का पथ दर्शाया गया है। इनमें एक OM दर्पण पर अभिलंब रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उसी पथ MO में वापस लौट जाती है। दूसरी तिरछी किरण OA दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चलती है। हमारी आंख को लगता है कि दर्पण से परावर्तित होकर किरण MO तथा AB दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है। यह बिंदु I बिंदु स्रोत O का आभासी प्रतिबिंब है। MO और MI की दूरियां मापने पर हम पाते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी MO बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी MI बराबर होता है। समतल दर्पण में संक्षेप में कह सकते हैं वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात ये ऐसा है, अगर कोई समतल दर्पण में मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये हमारा क्या है? वस्तु है। इस वस्तु से कोई किरण ऐसे करके यहाँ पर, इसका नाम है O, इसका नाम है M, ये नाम है A, और यहाँ से ये ऐसे करके जो हम उस दिन बताए थे, और ये इसका क्या है बीच में, ये आपतन बिंदु हमारा A हुआ और परावर्तित होकर यहाँ B पे चला गया, ठीक है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे हमारा कोई प्रतिबिंब सेम बना। इसको हम लोग ऐसे से करेंगे ताकि हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है। इसको हम लोग दिखाएंगे कि ये ऐसे से करके गया है। तो ये बीच में जो हम लोग डाल रहे हैं, है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये बीच में हमारा जो आता है वो आपतन बिंदु से हम लोग इसमें खींचते हैं अभिलंब, जो इन दोनों को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो यही चीज यहाँ बोल रहा है कि ये समतल दर्पण में ये दोनों बराबर होता है। MO जो होता है वो MI के बराबर होता है, ठीक है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि दर्पण समतल है। इसमें जैसा सामने वस्तु रखेंगे ठीक वैसा ही रहेगा, बस खाली एक चीज रहेगा कि उल्टा है, ठीक है। इसी चीज के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़े। अब होती है उसकी प्रतिबिंब दर्पण से अब उतना ही पीछे बनता है। तुम लोग सामने प्रत्येक दिन समतल दर्पण के सामने जाते हो आईना में और अपना कंघी करते हो बाल को, है ना, या कोई क्रीम लगाए या चेहरा साफ किए कुछ लग गया तो यह जो चीज आप करते हो अगर देखा जाए तो दर्पण के जितने नजदीक जाते हो दर्पण के सामने जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है वो भी उतना ही नजदीक बनता है। अगर तुम पीछे हटते हो तो वहां भी पीछे हटता है, तो वहां देखते हो तुम्हारा दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है ना। इस तरह से पार्श्व परिवर्तन। जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है, जैसे हम हैं वैसे ही हैं, लेकिन परंतु ध्यान में देखने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। मतलब हम अगर दायां हाथ उठाते हैं तो वह प्रतिबिंब कैसा उठता है? बायां। दूसरे शब्दों में वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण से पीछे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? जैसा वस्तु का आकार है वैसा ही होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा।
प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, हम इसको पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे, है ना। मतलब प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। वक्र सतह से परावर्तन समतल सतहों से ही नहीं, चिकने चमकदार वक्र सतहों से प्रकाश के परावर्तन से भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब समतल सतह से ही नहीं, कुछ चिकने चमकदार परत जो रहेगा उससे भी हमको प्रतिबिंब दिखाई। जैसे तुम लोग देखे होगे चम्मच में स्टील का जो थाली रहता है उसमें भी तुम्हारा फोटो दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब देख सकते हैं, है ना। बोला उदाहरण के लिए एक चमकदार चम्मच अपने चेहरे के सामने लाकर उसमें हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक क्रियाकलाप को समझते देखते हैं। क्रियाकलाप 1, मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ के पास एक चमकदार चम्मच लाते हैं। चम्मच के दोनों ओर की सतह को लौ की ओर रखकर निम्नलिखित तथ्यों की जांच परख करते हैं। जैसे हम लोग चम्मच को देखते हैं, है, चम्मच को देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब सीधा या उल्टा होता है। मोमबत्ती की लौ के आकार की तुलना में लौ के प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। चम्मच की लौ से दूरी को बढ़ाकर प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन की जांच करते हैं। चम्मच के दोनों सतहों से बने प्रतिबिंब लगभग वैसे ही होते हैं जैसा कि गोलीय दर्पण का होता है। मतलब चम्मच में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वैसे ही बनेगा जैसा कि गोलीय दर्पण में होता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है भाई, तो उसका परिवर्तन जिस तरह से होता है वैसे ही तुम्हारा चम्मच में होगा। चम्मच में अगर हम ऐसे सीधा करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो हमारा ये कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण। और इधर की ओर देखेंगे अगर, तो हमारा क्या हो गया, ये अवतल दर्पण। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण। अब देखते हैं गोलीय दर्पण का क्या फंक्शन है। गोलीय दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसको कहते हैं हम लोग, जिसका परावर्तक सतह कहाँ होता है, एक खोखले गोले के रूप में रहेगा। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े का समतल दर्पण की तरह रचित या कलई कर बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े का बाहरी सतह को रचित करने से अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। कि अगर बाहर की ओर रचित है किया हुआ, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। और अगर अंदर की ओर स्थित किया हुआ है, ये कौन सा है, अंदर की ओर है, तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो यह जो रजतित का बारे में बताया जाए तुम लोगों को, क्या होता है ये, सबसे पहले इस पे चांदी का परत चढ़ता है और वो परत न हटे उसके पीछे गाढ़ा लेप लगाया जाता है पेंट का, है ना, तब जाकर वह रहता है और हम लोगों को उस कांच से हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह पर होता है। अवतल दर्पण में देखेंगे क्या, प्रकाश का सतह किधर जाएगा भाई, अंदर की ओर, है ना, और उत्तल दर्पण में देखेंगे किधर क्यों जाएगा, बाहर की। अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को समझने के लिए अग्रलिखित पदों की जानकारी देखते हैं। क्या क्या जानकारी होना चाहिए भाई, पहला ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु का, बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसको P द्वारा दर्शाया जाता है। दर्पण में अगर हम इसको दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, P द्वारा। मतलब यहाँ पे हमारा जो रहेगा ये मिडिल पॉइंट, इसको क्या दर्शाएंगे, P के द्वारा, है ना। ये गोलीय दर्पण का क्या हुआ, ध्रुव हो गया। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको C द्वारा दर्शाते हैं। इसको क्या दर्शाते हैं, C द्वारा। अगर मान लो ये यहाँ इस वृत्त को ऐसे करके बनाएंगे ना हम लोग, मान लो एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त बनाए तो ये वृत्त बनेगा जिसका एक सेंटर होगा, तो ये वृत्त हम वृत्ताकार हो रहा है जिसका कोई ना कोई सेंटर होगा, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C द्वारा दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस त्रिज्या का
त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर द्वारा दर्शाते हैं। बराबर यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? आर। बराबर इसका मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या। अच्छा, प्रधान या मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जो P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य प्रधान अक्ष होता है। मतलब P और C पर जो हमारा अक्ष होगा उसको क्या कहेंगे? इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा है ना। ध्रुव से, ध्रुव हमारा ये हो गया, और वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यही हमारा मुख्य अक्ष भी हुआ, ये वक्रता त्रिज्या हुआ, और यही हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये पूरा यहाँ तक को मुख्य अक्ष कहेंगे। इसको हम लोग PC को मिलाने वाली रेखा को सीधा डायरेक्ट बोल दे रहा है। ये पूरा PC को क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष। ठीक है, बोल रहा है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। अब गोलीय दर्पण में लोग देखेंगे कि फोकस और फोकस दूरी किस प्रकार से होगा। स्टार्ट ना। अगर मान लो हमारा यह अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा ध्रुव हो गया P, इसको मान लो M और N, ये दर्पण हो गया हमारा। ये हो गया वक्रता केंद्र C, और यहाँ पे मान लो ये F हमारा मुख्य फोकस हुआ। ठीक है, अगर कोई किरण हमारा ऐसे करके आ रहा है, मान लो सूर्य का प्रकाश आए, तो वो जब भी आएगा तो मुख्य फोकस होते हुए ऐसे करके आएगा। फिर ये हमारा आने के बाद हमारा एक इसका बीच से अविलंब आएगा जो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग डॉट डॉट में लेंगे क्योंकि अविलंब है। तो इस तरह से हमारा जब आएगा एक और ऐसे करके भी आएगा, तो फिर हमारा यहाँ से क्या होगा? ये इस तरह से इधर से भी आया, ये भी हमारा मुख्य फोकस होते हुए जाएगा। तो ये यहाँ से आया और ऐसे करके लौट गया, दर्पण पे यहाँ पड़ा, है ना। तो ये हमारा जहाँ पड़ा, मान लो इसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, Q कह दिए मान लो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखो क्या क्या बात हो रहा है। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को दिखाया गया है। जिस प्रकार परावर्तन के नियम समतल दर्पण के लिए लागू होता है, उसी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए भी लागू होता है। चूंकि वक्रता केंद्र C उस गोले का केंद्र है जिसका एक भाग यह दर्पण है, अतः C से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण पर उस बिंदु पर अविलंब होगी। आपतित किरण AB तथा इस अविलंब CB के बीच कोण CBA बराबर I लिखा है, मतलब आपतन कोण हुआ, यानी आने वाला कोण। अर्थात इसको हम लोग I के द्वारा डिनोट कर देंगे, तो आपतन कोण हो गया क्योंकि आ रहा है। समतल दर्पण में इसी तरह देखे थे हम लोग, परावर्तन के नियम के अनुसार यह आपतित किरण आपतन कोण के बराबर का परावर्तन कोण बनाती है, और फिर यहाँ से ये लौट जा रही है। जब लौट रहा है तो ये परावर्तन कोण हो गया, तो इसको हम लोग R के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्ट कोण कहेंगे, यानी परावर्तन कोण हुई DF दिशा पर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु F पर आकर मिलती है। और ये दोनों ही आकर, अगर हम लोग इसको भी देखें, इधर वाला भी नीचे वाला भी, तो ये भी आकर F पर ही मिल रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि परावर्तित जो भी मेरा हो रहा है, मान लो यहाँ से A है, ठीक है, और ये Q, एक Q जो आया आपतन कोण बनाया और हमारा फिर ऐसे करके लौट गया। ठीक है, इसको F2 का है। इधर से हमारा क्या हो गया, ये मान लो B है, B और ये हमारा मान लो S है, तो BS जो है वो हमारा गया SF बनाया। ठीक है, कोण इसमें भी हम लोग चाहेंगे एक को ऐसे ऐसे करके बांट देंगे, इधर भी I और R होगा। इस तरह से हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है, जो मुख्य फोकस में होकर जाता हुआ रहेगा। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। बोल रहा है किसी अवतल दर्पण का फोकस
जो ये फोकस है वो क्या है, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, ये मुख्य अक्ष जो हमारा आ रहा है, ये मुख्य अक्ष के पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, जो किरण हमारा आएगा वह उस पर परावर्तन के बाद मिलेगा। मतलब ये हमारा ये लाइन पूरा मुख्य अक्ष हुआ, और यह जो आपतित किरण है जब परावर्तित होकर मिलेगा वो किस पे आके मिलेगा, मुख्य फोकस पर ही आके मिलेगा, अर्थात वही हमारा उसका फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण जैसा ही हम एक उत्तल दर्पण के से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित की व्याख्या कर सकते हैं। उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु F को उत्तल दर्पण को फोकस करते हैं। ठीक उसी ढंग से अगर हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे, इसमें स्थित हमारा अंदर की ओर रहेगा और यह मुख्य अक्ष बना दिए, यहां से हमारा कोई किरण आया जिसको आपतन कोण कहेंगे, और यह फिर ऐसे करके लौट गया, है ना। तो इसका अविलंब हम लोग बनाएंगे जो हमारा C पर मिला, और इसका यह वाला जो हमारा है यह F पर मिला। ठीक है, ठीक उसी ढंग से यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर अगर फिर से हम इसको भी लेते हैं तो यह भी ऐसे करके लौट रहा है, यह भी ऐसे करके जो हमारा परावर्तित होगा F से होके जा रहा है, और इसका भी अविलंब अगर लेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से यह भी फोकस से ही होकर जा रहा है। किसी उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से हम लोग देखते क्या है, यह जो मुख्य अक्ष है इसमें परावर्तित किरण हमेशा किससे होकर जाएगा, तो मुख्य फोकस से। अच्छा, इसमें उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में जो हम लोग चित्र बनाए दोनों में क्या देख रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर जो जा रहा है वह हमारा यहाँ पे डॉट डॉट करके लिए हैं, जबकि यहाँ क्लियर लाइन लिए हैं। तो ऐसा क्यों लिए हैं, क्योंकि ये उत्तल दर्पण में जब भी ऐसा बनेगा तो ऐसा ही करके चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अभिसारी होता है दर्पण का प्रतिबिंब। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं।